नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है प्यारे बच्चे आपका टेटगान यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आप सबका साथी विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज ज्योग्राफी विषय से संबंधित एसएसटी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के संबंधित जानकारियां, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बेसिक जानकारियां दूंगा कि ज्योग्राफी क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होंगे जो हमारे सिलेबस में लिखा है, एक एक टॉपिक को करके हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो बच्चे आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि सर ज्योग्राफी क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी बोले तो आप लोग क्या कहेंगे? भूगोल। देखिए बच्चे, भूगोल क्या होता है? सबसे पहली पॉइंट की बात करें तो हम लोग हमारे पास यही होता है, किसे हम लोग भूगोल कहते हैं, भूगोल होता क्या है। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भूगोल शब्द जो है ये आया कहां से, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोग ये जानते होंगे कि सर भूगोल जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है। भाई देखिए कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप लोग बताएंगे कि सर ये टू वर्ड्स से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर बना है? तो एक आप लोगों को देखने को मिलता है जियो, और दूसरा शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है ग्राफिया। क्या देखने को मिलता है? ग्राफिया। तो एक शब्द तो आप लोगों के सामने जियो है और एक शब्द आप लोगों के सामने ग्राफिया है। ठीक है, ये दो शब्द आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और दोनों शब्दों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग देख पा रहे हो कि सर जियो जो शब्द होता है, इस जियो शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है हमारे पास अर्थ। और जो दूसरा जो शब्द आप लोग देख पा रहे हैं ग्राफिया, क्योंकि ज्योग्राफी को जब तोड़ते हैं तो जियो और ग्राफी में, तो ग्राफी को ग्राफिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चे? ग्राफिया लिखा जाता है। और इसी ग्राफिया का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। और आप लोग देख पाएंगे कि इस अर्थ के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो अर्थ का मतलब यहां पे होता है भाई पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। और दूसरा हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो आप लोग देखो ध्यान से सुनो, ये एक चीज आप लोगों के सामने आई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पृथ्वी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। तो आप लोग क्या कह पाओगे कि सर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। यानी कि आप लोग कह पाओगे कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ये आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाओगे बच्चे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर भूगोल जो आप लोगों को देखने को मिला है, इस भूगोल शब्द के बारे में आप लोगों को जानकारी कहां से प्राप्त हुई? तो देखिए, आप लोग जब भूगोल के बारे में बात करते हो कि सर ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये जो ज्योग्राफी वर्ड आप लोग देख पा रहे हो, ये जो ज्योग्राफी जो आप लोग शब्द देख पा रहे हो, ये शब्द किस व्यक्ति ने डिराइव किया, किस व्यक्ति ने दिया है ये शब्द? तो आप लोग इस शब्द के बारे में बात करें तो ये शब्द दिया है भाई, इसकी बात कर ले, गिवन बाय एक व्यक्ति है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नाम का एक व्यक्ति है। और इसी इरेटोस्थनीज नाम के व्यक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग क्या कहोगे? शब्द है ये किस व्यक्ति ने दिया है?
तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ज्योग्राफी शब्द जो है ये इरेटोस्थनीज ने दिया है, जो कि एक हमारे पास ग्रीक पर्सन है। कौन है? एक यूनानी व्यक्ति है। और इसी ज्योग्राफी के बारे में इसी इरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति ने एक सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले समझाया, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में समझाया, एक सिस्टमेटिक वे में समझाया, इसीलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। तो आप लोग क्या कह पाओगे कि सर इसे ना क्या बोला जाता है? व्यवस्थित भूगोल, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो आप लोगों से पूछ ले रहे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फिर सर आपके सामने एक बात आ रही होगी कि सर फिर ज्योग्राफी का जनक किसे कहते हैं, भाई भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो आप लोग एक चीज बड़े अच्छे से सुन लीजिए कि भाई आप लोगों ने जब ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो तो फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो फादर ऑफ जो ज्योग्राफी आप लोग कहेंगे वो आप लोग इरेटोस्थनीज के बजाय हिकेटियस को कहते हो। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर फादर ऑफ ज्योग्राफा, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि आप लोगों से पूछ ले भूगोल का पिता, भूगोल का पिता। तो भूगोल का पिता जो है वो किसे कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सर ये हमारे पास में ना कौन होगा? हिकेटियस होगा। यानी कि आप लोग हिकेटियस व्यक्ति की बात कर लें तो हिकेटियस भाई साहब जो है इनको आप लोग क्या कहोगे? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहोगे। और ये भी कौन है? एक ग्रीक पर्सन है, यानी कि एक यूनानी व्यक्ति है, ये भी यूनान का ही रहने वाला है। अब आप लोग एक चीज बड़े अच्छे से जानते होंगे बच्चे कि जो ज्योग्राफी है हिकेटियस को इसका जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। तो आप लोग एक चीज जाने होंगे कि सर ऐसा क्यों है, इसे क्यों कहा जाता है? तो आप लोग ये चीज बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई साहब इसने ना एक क्या लिखी है? बुक लिखी है। इसने क्या लिखी है? एक बुक लिखी है। और उस बुक की बात करें जिसका नाम है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। उस किताब में जो है इसने भूगोल के बारे में जानकारी दी है कि जो भूगोल है इसके बारे में, जैसे पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, नदियां कैसे फ्लो कर रही होती हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ था, यानी माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, प्लेट्यू फॉर्मेशंस कैसे हुए हैं, रिवर वैलीज क्या होती हैं, आप लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी लोगे, आप लोग जो है ओशियनोलॉजी के बारे में जानकारी लोगे, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बने हैं कॉन्टिनेंट्स। और आप लोग उसके अलावा जो है जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हो, चट्टानों के बारे में बात करते हो। सारी चीजें आप लोगों को एक समग्र रूप से जो जानकारी है वो सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रोवाइड करवाई? तो आप क्या कहोगे कि सर हमें ये जानकारी सबसे पहले हिकेटियस नामक व्यक्ति ने जानकारी प्राप्त करवाई, इसीलिए इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और याद रख लीजिए आप लोग, मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक आपने सुना होगा, मॉडर्न ज्योग्राफी का जो जनक होता है इसकी अगर हम लोग बात कर ले, मतलब आधुनिक भूगोल, आधुनिक जो हमारे पास में भूगोल है, इस आधुनिक भूगोल की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जनक जो है आप लोग कहते हो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को। किसे कह पाओगे? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को कह पाओगे। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अब ज्योग्राफी को हम लोग टू पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं, दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। हम लोग ज्योग्राफी को मेनली दो भागों में बांट करके बात करते हैं। जैसे एक तो आप लोगों को पढ़ने को होता है, ये हमारे पास जियोग्राफा हो गया, और ज्योग्राफी में एक तो आप लोग पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ोगे बच्चे? इंडियन ज्योग्राफी। और एक आप लोग पढ़ोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी।
तो क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सीटेट के में कि हमारा देश भारत, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को लेनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारा देश भारत जो है, इस भारत के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और अब हम लोग शुरू करते हैं इंडिया के बारे में। तो देखो बच्चे, हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में, जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारतीय भूगोल। तो देखिए बच्चे, आप जो भारतीय भूगोल के बारे में स्टडी करोगे, भारतीय भूगोल के बारे में आप लोग जब पढ़ोगे, तो आप लोगों को क्या क्या इसके अंदर जो है, कैसे हमारा जो पहला ही टॉपिक है उसमें आप लोगों को हमारा जो है देश भारत के बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी होती है। सबसे पहले तो आप लोग भारत के बारे में ये बात करोगे कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत की लोकेशन कहां पर है। फिर आप लोग उसके एक्सटेंशन के बारे में बात करोगे कि भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। उसके बाद में आप लोग जो है बात करोगे कि हमारे भारत की जो है बाउंड्रीज के बारे में। फिर आप लोग भारत के फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करोगे। फिर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में बात करोगे। ये बेसिक टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में, जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो देखिए, आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो ही हम लोगों को शुरू कर देना है। और सबसे पहला जो चैप्टर है उसकी अगर मैं बात करूं तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि पहला चैप्टर हमारे पास में जो है वो है लोकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसे आप लोग कह पाओगे कि सर स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अब स्थिति एवं विस्तार की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो आप लोग जान पाओगे कि सर स्थिति एवं विस्तार जो है ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। अब इस पहले टॉपिक के बारे में हम लोग जब जानकारी प्राप्त करें तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले तो पढ़ना होगा कि भारत की लोकेशन यानी कि स्थिति क्या है। भाई भारत कहां पर स्थित है। अब भारत कहां पर स्थित है, इसमें आप लोग एक तो ये देखोगे कि हमारा भारत जो है ग्लोब में कहां पर है। एक फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में कहां पर है। फिर हम एक देखते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में कहां पर है। ये सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं ग्लोब में। किसमें बता रहा हूं? ग्लोब के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि ग्लोब में भारत की स्थिति कहां पर है। देखो बच्चे, आप लोग बड़े अच्छे से जान पाओगे कि ग्लोब में हमारे इंडिया की बात कर ली जाए तो ये हमारे पास में है ग्लोब। ये है बच्चे ग्लोब। और ग्लोब के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि ग्लोब होता क्या है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ग्लोब क्या है इसके बारे में बात कर ले तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रारूप। और पृथ्वी का प्रारूप ही क्या कहलाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ग्लोब कहलाता है, पृथ्वी का जो प्रारूप होता है। अब आप लोगों के सामने ये चीज आ जाए कि सर ग्लोब जो कहलाता है, इस ग्लोब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ग्लोब दिखता कैसा होगा? तो देखिए, आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे और आप लोगों ने देखा होगा, और कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग मान लें कि ये हमारे पास में क्या है, तो आप लोग क्या कह पाएंगे कि सर ये हमारे पास एक छोटा सा हमने जो है ग्लोब रखने की कोशिश करी है। और इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ग्लोब में कैसे दिखने को
देखने को आप लोगों को मिलता है। दो प्रकार से इमेजिनरी लाइन होती है, जिसमें एक को आप लोग अक्षांश कहते हो और एक को आप लोग क्या कहते हो, देशांतर कहते हो। एक को आप लोग क्या कहते हो, अक्षांश कहते हो, और एक को आप लोग क्या कहते हो भाई, देशांतर कहते हो। यानी एक लेटीट्यूड होती है और एक लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों के सामने जो बनाई है, ये वाली जो लाइन है ये तो अक्षांश हो गई है। अब देशांतर देख लेना, ये है देशांतर लाइन। ये आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी भाई, देखो कुछ ऐसा आप लोगों को ग्लोब जो है देखने को मिलता है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इधर बना देता हूं, और आप लोग देखेंगे कि सर यहां पे ये हमारे पास में एक छोटा सा हल्का सा आप लोगों के लिए बना दिया जाए कि ये हमारे पास में एक, आपने कई बार ऑफिसों में कहीं पे देखा होगा ना, रखा हुआ दरा रहता है, उस रखे हुए की बात कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। ये इसका स्टैंड है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं भाई, ये ग्लोब बना रहे हैं। और इस ग्लोब के बारे में आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो, काफी आपने देखा भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी अच्छे से जानकारी दे दी जाती है। आप लोग बस जुड़े रहिए। देखो भाई, ये आप लोगों को ग्लोब दिख रहा है, ठीक है बच्चे। अब ग्लोब के अंदर दो इमेजिनरी जो है क्या होती है, लाइन होती है। इस ग्लोब में क्या होता है, एक तो ये आप लोगों को पता लग गया होगा पहली बात। फिर ये आप लोगों के सामने बनाया किसने, तो 1492 की बात है। 1492 के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्टिन बेहम। कौन है, मार्टिन बेहम। उसने जो है पूरी दुनिया में, और ये पहले बात तो ये बता देता हूं मैं आप लोगों को, जर्मनी का रहने वाला है। इस आदमी ने सबसे पहले जो है क्या बनाया है, ग्लोब बनाया है भाई। और ग्लोब के ऊपर इसने दो अलग अलग प्रकार की लाइनें ड्रॉ करी हैं। दो अलग अलग प्रकार से जो है लाइनों के बारे में इसने बताया है। वो दो अलग अलग प्रकार की लाइन कौन कौन सी हैं, देखो। एक तो इन्होंने बताया है कि हमारे पास में जो है लेटीट्यूड लाइन होंगी। कैसी होंगी, लेटीट्यूड, ठीक है। और जिनको आप लोग क्या कहोगे, अक्षांश। क्या कहोगे भाई, अक्षांश के नाम से जानोगे, ठीक है। एक आप लोगों को देखने को मिलेंगी लॉन्गिट्यूड, जिन्हें आप लोग क्या कहोगे, देशांतर। क्या आप लोग देख पा रहे हो, क्या अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक तो हमारे पास अक्षांश हो गई है, और एक हमारे पास क्या हो गई है, देशांतर हो गई है। अब पहली बात तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होती है, अक्षांश किसे कहते हैं हम लोग, और फिर हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि देशांतर क्या होता है। तो आप लोग देखो कि ये एक सर्किल है मेरे पास, ठीक है, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और एक सर्किल ये है मेरे पास, इसे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखो एक लाइन तो आप लोगों को कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो ऐसे खिंची हुई है, ऐसे ये लगातार वे में। बताओ ये आप लोग देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे। ये जो लाइन है ना, इनको आप लोग बोलते हो अक्षांश। क्या बोलते हो, अक्षांश। लेकिन आप लोगों को ये वाली जो लाइन देखने को मिलती है ना, ये वाली देखो ऐसे, ये लंबवत खिंची हुई लाइन, ये जो लाइन है ये देशांतर लाइन होती है। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अक्षांश रेखा जो है ऐसे आपको छात, अपनी जो छत होती है ना, अपना जो फर्श होता है, छत या फर्श की भांति ऐसे लेटी हुई दिख रही है, इसलिए इनको लेटीट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश कहते हैं। इसलिए क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। और ये आप लोगों को ऐसे लंबवत दीवार की तरह खड़ी दिख रही होंगी, तो इनको लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूड या देशांतर लाइन कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आगे, तो आप लोग इस चीज को देखना कि आप लोगों के सामने अगर हम इस चीज को डिफाइन करें, तो आप लोग एक चीज देख पाओगे कि हमारा इंडिया जो है ना, वो इन रेखाओं के अनुसार कहां पे है। इन रेखाओं के अनुसार हमारा इंडिया कहां पे है, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देख लेना। मैं ये 0 डिग्री लाइन बना देता हूं,
ये भी आप लोगों के लिए 0 डिग्री है, जिसे आप लोग GMT लाइन कहते हो, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। और ये वाली आप लोग जो देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। अब अक्षांशों में 0 डिग्री के अनुसार भारत कहां पे है और 0 डिग्री देशांतरों के अनुसार भारत कहां पे है। तो देखो, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए यहां पे इंडिया बना देता हूं। देखो, ये है इंडिया। ये आप लोग देख पा रहे हो, इंडिया है। ठीक है, और एक आप लोग इंडिया यहां देख पाओगे। देख पा रहे हो क्या? ये दो जगह आप लोगों को इंडिया देखने को मिल रहा है। अब एक तो आप लोगों को दिख रहा है कि अक्षांश रेखा के अनुसार, यानी कि लेटीट्यूड लाइन के अनुसार। तो देखिए, लेटीट्यूड लाइन जो है ना, इसने दो गोलार्ध बनाए हैं। इस वाले को आप लोग बोलते हो नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हो? नदर्न हेमिस्फीयर। और इस वाले को बोलते हो आप लोग सदर्न हेमिस्फीयर, यानी इसे उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हो। और इधर इस 0 डिग्री लाइन है, ग्रीनविच रेखा ने जो है दो गोलार्ध बनाए हैं। इसको बोला जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसे बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बता दो कि आप लोगों के सामने हमारा भारत जो है वो लेटीट्यूड लाइन के अनुसार कौन से जो है गोलार्ध में आता है। तो आप लोग क्या कहोगे? लेटीट्यूड के अनुसार हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ में आता है। किधर आता है? नॉर्थ में आता है भाई। नॉर्थ जो है गोलार्ध में आता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारा जो इंडिया है देशांतर के अनुसार कौन से में आता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ईस्ट जो है पार्ट है उसमें आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। देख पा रहे नहीं देख पा रहे? अब इसको ही मैं ग्लोब में आप लोगों को बता देता हूं कि ये हमारे पास ग्लोब में 0 डिग्री लाइन है और एक ये हमारे पास में जो है ये 0 डिग्री लाइन है। इसे आप लोग इक्वेटर लाइन कहते हो। और इस वाली लाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसे आप लोग 0 डिग्री यानी कि GMT लाइन कहते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। उसके बाद में देखो, आप लोग एक चीज देख पाओगे कि यहां आप लोगों को इंडिया देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि हमारा इंडिया जो है वो इस ग्लोब में कौन सी जगह पर आता है। तो आप लोग क्या कह दोगे कि सर हमारा इंडिया जो है वो ग्लोब के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है। कौन सी डायरेक्शन में आता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है हमारा इंडिया जो है ग्लोब के अंदर। तो बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग एक चीज बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि अगर हम लोग पढ़ते हैं आगे तो ग्लोब में तो मैंने आप लोगों को बता दिया भारत की स्थिति देखो दो तीन प्रकार से पूछी जा सकती है। एक तो लेटीट्यूड लाइन के अनुसार पूछे तो आप लोग बताएंगे उत्तर में, और लॉन्गिट्यूड के अनुसार पूछ लेता है तो ईस्ट में। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्लोब में ही कहां पर है तो नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन वर्ल्ड का जो मैप है उस मैप में भारत की स्थिति कहां पर है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए अगले पेज में हम लोग बात करते हैं। देखो, आप लोग ये देख पाते हैं कि लगभग मैं एक छोटा सा हल्का सा वर्ल्ड मैप आप लोगों की सहूलियत के लिए बना देता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग समझ जाओ इस चीज को। अगर आप भी चाहें तो बना सकते हैं ये, ठीक है, जिससे आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से कंसेप्चुअली जो है क्लियर हो जाएंगे आपके पॉइंट जो है। कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, जो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ना ये वाला, और इधर ये आप लोगों को ऐसे साउथ अमेरिका वाला पोर्शन जो है ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। देखो भाई, ये आप लोगों को ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये वाला आप लोगों को फारस की खाड़ी ये वाला क्षेत्र,
और इसमें ऐसे आप लोगों को ये वाला एरिया जो है इस प्रकार से ऐसे, ये ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया है, और ये आप लोग इधर से देख पाओगे जिब्राल्टर होते हुए, और ये नॉर्थ सी व बाल्टिक सी की बात कर रहा हूँ, इधर से ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये हल्का सा एरिया, और ये हमारे पास में हमारा इंडिया हो गया है। देखो ये वाला, ये आप लोग देख पा रहे हो ना, ये हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है नीचे। ठीक है भाई, तो आप लोग इसे ऐसे देख पाओगे कि आगे ये हमारे पास में ये चुक्सी लैंड हो गया है। तो ये आप लोग एरिया जो है अच्छे से देख पा रहे होंगे, और ये लो आप लोगों के सामने ये जो है इंडोनेशिया जैसे द्वीप आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिनके बारे में आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज आप लोग यहाँ पे कैस्पियन सागर झील देख पाओगे, ये आप लोगों को दिख रही है, कैस्पियन सागर झील है। और एक आप लोग जो है ये वाला एरिया देख पाओगे कि यहां आप लोगों को ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। कौन सा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे पास में ना ऑस्ट्रेलिया है, और ये हो गया न्यूजीलैंड, और यहां पे ये आप लोगों को देखने को मिलता है जापान। ठीक है, और ये आप लोग देख पाओगे मेडागास्कर द्वीप, और ये आप लोगों को फोकलैंड द्वीप देखने को मिलेगा, ये रहा। और ये आप लोगों को यहाँ पे बेफिन द्वीप देखने को मिलेगा, और ये आप लोग देख पाओगे कि ये सर ग्रीनलैंड द्वीप है ये वाला। ठीक है भाई, ये आप लोगों को मोस्टली ये पोर्शन देखने को मिल रहा होगा। और इसी पोर्शन में आप लोग एक चीज देख पाओगे कि नीचे ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हो, यहां आप लोगों को ना एक ऐसे हल्का सा ये वाला एरिया जो है आप लोग जिसे देख पाओगे कि सर ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास में, ये अंटार्कटिका वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका वाला। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी है कि भाई इसमें भारत कहां पे है। सीधी सी बात है ये। अब आप लोग एक तो इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लो कि भाई एक तो ये हमारे पास में है, एक तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया जिसे मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। एक आप लोग जो है ये वाला देख पाओगे कि सर ये हमारे पास में एक ये वाला एरिया है जिसे आप लोग साउथ अमेरिका कह पाओगे, दक्षिणी अमेरिका। और एक आप लोग जो है ये वाला एरिया देख पाओगे जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ना एक ये हल्की सी जो है एक नहर देखने को मिलती है जिसे आप लोग सुएज नहर कहते हो। यहाँ पे एक काकेशस नाम से पर्वतमाला देखने को मिलती है, और यहाँ पे एक ये यूराल नाम से पर्वतमाला देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो अब आप लोग इसमें ये वाला एरिया देखोगे, इसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इसके बाद वाला ये जो हिस्सा आप लोग देख पा रहे हो, ये इधर वाला, ये जिसे आप लोग यूरोप कॉन्टिनेंट कहोगे। और ये इधर वाला जो पूरा का पूरा भाग आप लोग देख पा रहे हो, इस साइड के पूरे एरिया की मैं बात कर लूं तो ये जो आप लोग एशिया के रूप में देख पा रहे हो, किसके रूप में देख पा रहे हो? एशिया के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आप लोग एक चीज और देख पाओगे, जो आप लोगों को इधर इस वाली साइड में देखने को मिल रहा है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये नीचे जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को व्हाइट व्हाइट पार्ट जो है पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी ले लेनी है। तो आप लोग इनमें क्या बताओगे कि सर ये जो एरिया है हमारे पास में, ये वाला हमारे पास में है नॉर्थ अमेरिका। बच्चे अच्छे से क्लियर करेंगे चीजों को, है ना। और ये वाला हो जाएगा हमारे पास ग्रीनलैंड, और ये हमारे पास में है साउथ अमेरिका। और ये हमारे पास हो जाएगा अफ्रीका, और ये है यूरोप। और ये हो जाएगा हमारे पास एशिया। ये क्या हो जाएगा? एशिया। और ये है हमारे पास हमारा इंडिया, प्यारा भारत। और ये है ऑस्ट्रेलिया बच्चे। और ये आप लोग जो देख पाओगे, ये नीचे आप लोगों को अंटार्कटिका,
क्या देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका। अब इसमें हमारा इंडिया कहां पे है? तो आप लोग ये देख पा रहे हो इंडिया है, लेकिन इसमें एक लाइन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, जिस लाइन के बेस पर आप लोग इसे बता पाओगे, जिस लाइन के आधार पर आप लोग जो है इसको क्या कर पाओगे? आइडेंटिफाई कर पाओगे। भाई देखना, जैसे ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इस लाइन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास में ना कौन सी लाइन है? तो आप लोग कहेंगे इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन का मतलब है भाई भूमध्य रेखा। ये हमारे पास है भूमध्य रेखा, जिसे आप लोग प्यार से 0 डिग्री लाइन भी कहते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोग जानते हैं कि एक ये मैं आप लोगों के लिए दूसरी लाइन बना रहा हूं, जिसमें आप लोग देख पाओगे कि सर ये हमारे पास में ना ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन को आप लोग क्या कह पाओगे? तो भाई ये हमारे पास में जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को आप लोग कहते हो 0 डिग्री लाइन, और इसे बोलते हैं GMT लाइन, यानी कि ग्रीनविच रेखा। इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब हमारा भारत कहां पे है? तो आप लोग ये देख पाएंगे कि हमारे पास में जो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, देखो ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें आप लोगों को जो है ये वाला पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये पूरा एरिया देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? तो अब ये एरिया की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है कि नहीं आता? किस में आता है? ये नॉर्थ ईस्ट में आता है कि नहीं आता? उत्तर पूर्व में आता है या नहीं आता? तो आप लोग कहेंगे कि सर उत्तर पूर्व में आता है। तो हमारा भारत भी तो इसी में है ना, ये रहा हमारा इंडिया, यही तो है हमारा इंडिया। भाई यही तो हमारा भारत है जो आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। देखो अब आप अच्छे से, ये हमारा इंडिया है जो आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है। बताओ आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इंडिया है जो नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को वर्ल्ड मैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें इसे एशिया कॉन्टिनेंट में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों की मदद के लिए कि सर अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड मैप के अंदर विश्व के मैप में हमारा इंडिया कहां पे है, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ये नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया कहां पे है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में। और देख लो बच्चे, अब एशिया कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग बात करते हो, तो आप लोगों को एक लाइन तो मैं इधर से बता देता हूं, जैसे आप लोग देख पाओ कि ये हमारे पास में है एक लाइन, जैसे इस ऑस्ट्रेलिया एशिया कॉन्टिनेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया हमने, वैसे बात बना लिए हैं भाग ये, ठीक है। और एक मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं ये, ठीक है। तो अब आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि सर हमारा इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है साउथ ईस्ट में आता है, साउथ वेस्ट में आता है। किस में आता है? तो आप लोग कह पाएंगे कि सर ये हमारे पास साउथ जो है वेस्ट में आता है। किस में आता है? साउथ वेस्ट में आता है। तो क्या आप लोग इस लोकेशन के बारे में समझ पाए अच्छे से? तो बोलिए हाँ या ना, आपको यहां तक समझ में आ गया है या नहीं आया? तो उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो मैंने दोनों प्रकार से आपको लोकेशंस जो है 2-3 प्रकार से बता दी है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोब में भारत कैसे कहां पर स्थित है, फिर एक मैंने आप लोगों को बताया कि एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा जो भारत है वो कहां पर है और कैसे स्थित है। बताओ ये समझ में आ गया? उसके बाद अब एक चीज आप लोग देखो कि हमारे भारत की जो है एक्सटेंशन के बारे में बात करें हम लोग, तो उस एक्सटेंशन के बारे में आप लोगों को कैसे क्या पढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक्सटेंशन को। देखो स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी है, और जो मैंने आपको ये बताया ना ग्लोब, इधर जो ग्लोब बताया है,
इसमें जो ये दोनों लाइनें होती है ना, ये दोनों जो लाइन बता रखी है, इस पर जो लाइन होती है, ये लाइन कैसी होती है? इमेजिनरी। इमेजिनरी होती है, मतलब कि काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। मतलब कि इन रेखाओं की बात करी जाए तो इन रेखाओं के बारे में आप लोगों को यह जानकारी होती है कि वास्तव में जमीन के ऊपर नहीं है, ये धरातल पर सरफेस एरिया पर एक्चुअल में नहीं है। इन रेखाओं को बाद में ड्रॉ किया, मतलब कि इन रेखाओं को सिर्फ मैप में या ग्लोब में ही ड्रॉ किया गया है, वास्तव में जमीन पर कहीं पर भी नहीं खींची हुई है। कभी आप लोग ये सोच रहे हो कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है बीचों बीच से, तो कभी आप लोगों ने जाकर देखा हो कि हमें ठोकर लगी हो उस रेखा की? ऐसा नहीं हुआ होगा। आपको कहीं पे वहां पे जो है ब्रेकर की तरह कूदना पड़ा हो तो ऐसे नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो आप लोगों को सिर्फ ग्लोब में और मानचित्रों में देखने को मिलती है। तो क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एक बार क्लियर है तो जल्दी बताओ, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। और फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में जो अगला जो टॉपिक है, इसी में जो आगे एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो हम लोग मिसलिनियस कुछ बिंदु लिख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्लोब सबसे पहले उस व्यक्ति ने बनाया है, तो वर्ल्ड मैप सबसे पहले किसने बनाया? वर्ल्ड मैप जो है इसको सबसे पहले बनाने वाले व्यक्ति का नाम है टोलमी, या आप लोग इसे कह सकते हो अनेक्जीमेंडर। किसने बनाया है? अनेक्जीमेंडर या मेंडस। इस व्यक्ति ने सबसे पहले पूरे विश्व का जो है मैप है वो बनाया है। अब विश्व का मैप इसने बनाया सबसे पहले, वर्ल्ड मैप अनेक्जीमेंडस ने बनाया है। तो आप लोग एक चीज देख पाएंगे कि इस विश्व के मैप के अंदर, विश्व के मैप में हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप जो है, इस वर्ल्ड मैप के अंदर हमारा इंडिया किसने बनाया है? सबसे पहले। अब इसने वर्ल्ड मैप तो बना दिया है, लेकिन वर्ल्ड मैप जो है इसको एक्चुअल में सभी शेप जो आज देख पा रहे हो वो नहीं देख पाते हो आप लोग। इसीलिए इस इंडिया के मैप को सबसे पहले वर्ल्ड मैप में किसने बनाया? तो उस व्यक्ति का नाम है टोलमी। कौन है? टोलमी है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप लोग ये देख पा रहे हो कि अलग से जो इंडिया का मैप है, अलग से जो इंडिया का मैप है, वो अलग से इंडिया का मैप जो है वो किसने बनाया है? तो आप लोग क्या कहोगे कि अलग से इंडिया का जो मैप बनाया गया है वो बनाया गया है एन विले के द्वारा। किसने बनाया है? एन विले। जो हम आगे बनाएंगे इंडिया ज्योग्राफी में, जब मैप पढ़ेंगे तो इंडिया का मैप जो हम लोग बनाएंगे वो अकेला जो इंडिया का मैप बनाएंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एन विले ने सबसे पहले बनाया था। तो यहां तक सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे जब हम लोग जो बात करेंगे एक्सटेंशन के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब एक्सटेंशन का टॉपिक जो है हमारा, हम जिसमें भारत के बारे में ये बात करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे कि हमारा भारत जो है वो कितने कितने अक्षांशों में, यानी कि लेटीट्यूड्स में व कितने कितने लॉन्गिट्यूड्स में जो है विभाजित है, कितने कितने लॉन्गिट्यूड व लेटीट्यूड में फैला हुआ है, ये हम लोगों को पढ़ना होता है उसमें। जिसमें हम लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा कि हमारे भारत का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ मोस्ट कौन सा है, ईस्ट मोस्ट व वेस्ट मोस्ट पॉइंट कौन से हैं। ये सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट की लंबाई देखने को मिलेगी। तो आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।